सामान्य रूप से अभ्यंग को मालिश के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभ जन्म से ही हो जाता है। पहले बालकों की मालिश, फिर पहलवानी मालिश, चिकित्सकीय मालिश और सामान्य मालिश के रूप में यह जीवन भर हमारी दिनचर्या का एक अंग बन जाती है। आयुर्वेद को जीवन के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेद में इस मालिश को अभ्यंग की संज्ञा देते हुए इसके विविध प्रकारों, विधियों, लाभों एवं सावधानियों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ अभ्यंग के योग्य और अयोग्य व्यक्तियों का वर्णन वहाँ किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा में विविध रोगों के परिप्रेक्ष्य में अभ्यंग की विविध विधियों का प्रयोग किया गया है तथा इसके प्रभावों को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न रोगों में इसका प्रयोग बताया गया है। इस इकाई के अध्ययन में आप अभ्यंग की विधियों, लाभों, सावधानियों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अभ्यंग के योग्य और अयोग्य व्यक्तियों का वर्गीकरण भी आप इस इकाई को पढ़ने के बाद करने में सक्षम होंगे। तो जो उद्देश्य है इस इकाई का क्या क्या है? एक तो अभ्यंग चिकित्सा के अर्थ परिभाषा का अध्ययन, अभ्यंग के विभिन्न प्रकारों का विश्लेषण, अभ्यंग के सिद्धांत, अभ्यंग की विधि, अभ्यंग के लाभ, अभ्यंग के योग्य एवं अयोग्य व्यक्तियों का श्रेणीबद्ध करने में सक्षमता आ जाएगी आपके भीतर। अब आप देखिए कि अभ्यंग चिकित्सा का परिचय। अभ्यंग चिकित्सा, जिसे आम भाषा में मर्दन मालिश चिकित्सा कहते हैं, स्वास्थ्य व्रत का एक महत्वपूर्ण अंग है। आयुर्वेद के अनुसार भी अभ्यंग स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा में जिस प्रकार प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्थ्य का पोषण करते हैं, हमारे स्वास्थ्य का योगक्षेम भी करते हैं और अस्वस्थ दशाओं में अचूक औषधि भी है, उसी प्रकार अभ्यंग मालिश भी हमारे स्वास्थ्य सौंदर्य की वृद्धि करता है और अनेकानेक तीव्र व जीर्ण रोगों से हमें मुक्त करता है। अभ्यंग हमारे अनेक प्राकृतिक आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है, जिसके अभाव में हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रह सकता है। अभ्यंग मनुष्य की एक स्व प्रकृति है, जो बाल्यकाल से जीवन भर एक अनियंत्रित शक्ति द्वारा संचालित हो रहती है। उदाहरणार्थ, जब कभी अचानक हमें शरीर के किसी स्थान पर चोट लग जाती है तो वह अनियंत्रित शक्ति हाथों द्वारा संचालित होकर उस स्थान पर मर्दन करने लगती है और हमें उस पीड़ा से मुक्त तो करती ही है और हमें असीम आनंद भी प्रदान करती है। मानसिक तनाव की स्थिति में अगर सिर पर तेल से अभ्यंग कर दिया जाए तो उसके प्रभाव को और अधिक समझा जा सकता है। अभ्यंग की स्व प्रकृति को एक दूसरे उदाहरण से समझा जा सकता है। अभ्यंग के संबंध में एक फ्रेंच निवासी चिकित्सक का कथन है कि हमारा कभी कभी जम्हाई लेना इस बात का परिचायक है कि हमारे गले की नसों और मांसपेशियों की मालिश की आवश्यकता है और जिसकी पूर्ति प्रकृति हमें जम्हाई दिलाकर करती है। वस्तुतः जम्हाई लेना अंतः प्रकृति ही है। ये किससे कहा है? फ्रेंच चिकित्सक ने। चरक संहिता में कहा गया है, स्पर्शने भयधि को वायु स्पर्श नम च त्वगाश्रितम त्वश्र परमभ्यगस्त स्मातम शीलेश्वरः न चाभिधाताभित्यं गात्रभग्यं सेविना विकारं भजते व्यर्थ बलकर्मणि वा क्वचित् सुस्पर्शो क्वचितागश्व बलवान् प्रियदर्शनः भवत्यभ्यग नित्यत्वा नरोल्पजर एवच। अर्थात स्पर्श ज्ञान स्पर्शेंद्रिय में वायु ही क्या है? प्रधान है। स्पर्श ज्ञान अथवा स्पर्शेंद्रिय त्वचा में आश्रित है और अभ्यंग त्वचा के लिए क्या है? हितकर है। अतः नित्य अभ्यंग करना चाहिए। प्रतिदिन तेलाभ्यंग करने वाले पुरुष के शरीर में सामान्यतः कोई विशेष प्रकार विकार नहीं होता और बल कर्म श्रम करने पर भी बहुत विकार की संभावना नहीं होती। नित्य अभ्यंग करने वाला पुरुष कोमल स्पर्श तथा परिपुष्ट अंगों से युक्त बलवान और प्रिय आकृति वाला हो जाता है। उसके शरीर पर जराजर अर्थात बुढ़ापे के लक्षण अल्प मात्रा में ही प्रकट होते हैं। अभ्यंग चिकित्सा आयुर्वेद की एक प्रमुख विधा है, परंतु आदिकाल से किसी न किसी रूप में यह विधा जो है प्रचलित थी, है ना। इसकी प्राचीनता पर दृष्टिपात करें तो यूनान और रोम के प्राचीन इतिहास के पठन से ज्ञात होता है कि किसी समय वहाँ की स्त्रियां मालिश द्वारा अपने शरीर को सौंदर्य युक्त बनाती थीं। आज भी उस देश की महिलाएं कहाँ के देखिए, यूनान और रोम। आज भी उस देश की महिलाएं स्वास्थ्य एवं सौंदर्य वृद्धि का इसे प्रधान साधन समझती हैं। आज भी तुर्की, इटली, ईरान तथा अरब देश के
में मालिश हेतु हम्माम की कथा प्रचलित है, जहाँ इस प्रथा में शरीर के अंग प्रत्यंग की मालिश की जाती है। पुराने जमाने में अफ्रीका देश के हबशियों के यहाँ विवाह से 1 महीने पहले वर वधु की मालिश की जाती थी। उनका ऐसा विश्वास था कि इस तरह की मालिश से सौंदर्य और यौवन फूट पड़ता है। वस्तुतः भारतवर्ष में भी यह रिवाज शादी से पहले हल्दी की रस्म के रूप में प्रचलित है। अभ्यंग का अर्थ एवं परिभाषाएं। अभ्यंग शब्द अभि उपसर्ग तथा संस्कृत व्याकरण के अप्रज धातु से बना है। अभि का अर्थ है सभी जगह, चारों ओर, तथा अप्रज का अर्थ उबटन अर्थात उबटन लगाए अर्थात उबटन से मालिश करने से है। क्या हुआ? अभि का अर्थ है सभी जगह, चारों ओर, और अप्रज का अर्थ उबटन अर्थात उबटन से मालिश करने से है। अभ्यंग का हिंदी अर्थ होता है मालिश, मर्दन अर्थात अंग प्रत्यंग की विभिन्न प्रकार से उबटन द्वारा, तेल द्वारा, औषधियों चूर्ण द्वारा मालिश करना। अंग्रेजी में मालिश को मसाज के नाम से जाना जाता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से स्पर्श तथा मालिश से रक्त तथा लसिका ग्रंथों को बल मिलता है तथा एक रक्त संचार के संतुलन में सहायता मिलती है, जिससे हृदय गति संतुलित, स्नायु तंत्र को विश्राम तथा मानसिक तनाव में भी कमी आती है। मालिश का एक अर्थ है अशुद्ध रक्त बहाने में नाड़ियों की मदद करना। जब शरीर किसी भी कारण से थक जाए तो रक्त को शुद्ध करने का काम करने वाली नाड़ियों का कार्य मंद गति से होता है, स्वाभाविक गति में अंतर पड़ जाता है। रक्त वाहिनी नाड़ियों में कमजोरी होने से एक प्रकार जहरीला वातावरण बन जाता है। अतः यह आवश्यक है कि मालिश द्वारा शुद्ध रक्त वाहिनी नाड़ियों में सहायता पहुँचाएं। इसी सहायता कार्य को मालिश कहते हैं। अरबी अंग में अभ्यंग अर्थात मालिश को हम्माम के नाम से भी जाना जाता है। आज भी कई अरबी देशों, टर्की, ईरान, इटली में हम्माम की प्रथा को सौंदर्य प्रसाधन का प्रमुख सोपान माना गया है। अफ्रीका के देशों में इस अभ्यंग को सौंदर्य प्रसाधन व चिकित्सा में कई जगहों पर प्रयोग में लाया जाता है तथा कहा है कि हम्माम अर्थात रक्त वृद्धि करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्वास्थ्य व्रत विज्ञान में अभ्यंग के अर्थ को दैनिक दिनचर्या का एक अंग माना गया है और कहा है कि नित्य विधि पूर्वक तैलाभ्यंग भी महत्वपूर्ण स्वस्थ व्रत है और दिनचर्या का अंग है। आयुर्वेद में चरक भी अभ्यंग को नित्य करने की बात कहते हैं। आयुर्वेद के अष्टांग संग्रह में अभ्यंग के अर्थ को समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार रथ के अक्ष धुरा पर तेल लगाने से रथ के पहिए सरलता से चलते हैं, चमड़े पर तेल लगाने से चमड़ा कोमल और मजबूत होता है, मिट्टी के घड़े पर लगाने से घड़ा मजबूत हो जाता है, ठीक है, चिकना और चमकीला भी हो जाता है। उसी प्रकार शरीर पर तेल का अभ्यंग करने से शरीर की संधियों में गति, आकुंचन, प्रसारण सरलता से होती है, त्वचा कोमल एवं दृढ़ हो जाती है और शरीर स्निग्ध एवं कांतिमान हो जाता है। अतः अभ्यंग के अर्थ को शरीर प्रसाधन, प्रत्येक अंग की मालिश के रूप में ही समझना चाहिए और इसे रोग निवारण का महत्वपूर्ण रसायन समझना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में अभ्यंग को वायु तत्व चिकित्सा में रखा गया। क्योंकि अभ्यंग वात रोगों का दमन करने वाला होता है। और अभ्यंग अर्थात मालिश, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा में मर्दन भी कहते हैं, इससे शरीर के सारे जो हमारे रोमकूप होते हैं वो जो है खुल जाते हैं और वायु तत्व का संवहन शरीर के प्रत्येक कोशिका में हो जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अभ्यंग अर्थात मर्दन क्रिया वायु तत्व को शरीर में संतुलित करती है। अतः अभ्यंग के अर्थ को हम वायु संतुलन के अर्थ में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। परिभाषाएं। अभ्यंग, जिसे मालिश, मर्दन, मसाज, हम्माम इत्यादि नामों से जानते हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथों के साथ साथ अनेकानेक विद्वानों, प्राकृतिक चिकित्सकों ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। चरक संहिता के अनुसार, चरक संहिता सूत्र स्थान की मात्रा शिति अध्याय में कहा गया है, जिस प्रकार तैलादि स्नेहाभ्यंग में घड़ा, स्नेह मर्दन से चर्म, उपांग, तेल डालने से पहिए की धुरी, डर और क्लेश को सहने वाली हो जाती है, उसी प्रकार अभ्यंग वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य का शरीर सुदृढ़ और कोमल त्वचा वाला हो जाता है। अष्टांग संग्रह के अनुसार अभ्यंग त्वचा को कोमल, दृढ़, शरीर को स्निग्ध और कांतिमान करने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका प्रतिदिन सेवन हमें करना चाहिए। महर्षि सुश्रुत के अनुसार शिरशूल, कर्णशूल, रवालिक्य को समाप्त करने वाली प्रक्रिया अभ्यंग है।
रामहर्ष के अनुसार अभ्यंग वह प्रक्रिया है जिससे पुरुष कोमल स्पर्श और परिपुष्ट अंगों से युक्त बलवान तथा प्रिय आकृति वाला हो जाता है। डॉक्टर ओपी सक्सेना के अनुसार अभ्यंग अर्थात मालिश रक्त प्रभाव में रगड़ एवं गर्मी उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है, जिससे रक्त में मिले विषाक्त पदार्थ छटकर अलग हो जाते हैं तथा अनेकानेक रोगों में निवृत्ति हो जाती है। डॉक्टर पीडी मिश्रा कहते हैं, मालिश चिकित्सा अभ्यंग प्राकृतिक चिकित्सा की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से शरीर की मांसपेशियों और संधियों पर दबाव डालकर विजातीय द्रव्यों को रक्त परिभ्रमण के माध्यम से शरीर से बाहर करके रोगी का उपचार किया जाता है। गोविंदन SV says massage is the oldest of all technique for relieving pain, shaping the organ and regenerating the tissues and करेक्टिंग ऑल इंटरनल फंक्शंस। अर्थात मालिश कष्ट निवारण, अंगों को स्वाभाविक स्वरूप देने, ऊतकों में पुनः ऊर्जा लाने तथा सभी शारीरिक अंगों आंतरिक अंगों को सही करने की सभी चिकित्सकीय प्रविधियों की प्राचीनतम प्रविधि है। जस्सावाला GM says massage is a term which is used to signify a group of systematic and scientific manipulation of bodily tissues which are best performed with the hands for the purpose of affecting the nerves and muscular systems and the general circulation। अर्थात मालिश एक ऐसा शब्द है जो सामूहिक स्तर पर व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से शारीरिक ऊतकों के प्रबंध कौशल के महत्व को दर्शाता है, जो कि हाथों के माध्यम से भली प्रकार स्नायु तंत्रों, मांसपेशियों तथा सामान्य रक्त संचार को प्रभावित करने के लिए संपन्न किया जाता है। कैप्टन कुक ने मालिश को अलौकिक गुणों वाला बताया है और इसके अलौकिक गुणों को 1860 ईस्वी में इनके सहयोगी डॉक्टर स्कॉट ने मर्दन क्रिया पर पेरिस नगर में भाषण देते हुए चिकित्सकों से कहा, मालिश ही एक ऐसी औषधि है जो सभी रोगों में दी जा सकती है। C.G. डोर, जर्मन वैज्ञानिक C.G. डोर कहते हैं, शरीर की त्वचा एक आवरण व प्राकृतिक चादर के सदृश है जिसकी स्वच्छता एवं सुंदरता के लिए मालिश धोबी के समान है, जिसका प्रयोग नितांत आवश्यक है। अब ये देखिए अभ्यंग के सिद्धांत। अभ्यंग का प्रथम व महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अभ्यंग का प्रथम व महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि मालिश इस ढंग से की जाए कि रक्त का प्रवाह हृदय की ओर हो। अभ्यंग का दूसरा स्मरणीय सिद्धांत है कि मालिश धूप में ही लाभप्रदायिनी है। रोगावस्था में जितनी कड़ी धूप आसानी से सह सके उतनी ही कड़ी धूप में शरीर की मालिश करनी चाहिए। अभ्यंग करने वाले को शांत स्वभाव एवं प्रसन्नचित्त होना चाहिए। इसका प्रभाव इसकी मालिश चिकित्सा पद्धति पर पड़ता है तथा उसके माध्यम से रोगी तक पहुंचता है। अभ्यंग जमीन पर चटाई बिछाकर या तख्त पर करनी चाहिए, परंतु तख्त पर एक चादर हो जो हर रोगी में बदली जाए। अभ्यंग का एक सिद्धांत यह भी है कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर हमेशा पैरों से शुरू हो। रोगी को अभ्यंग के समय देखिए मतलब क्या हुआ कि जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित होंगे उनको तो आप ऊपर से करेंगे, बाकी जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं उनको जो है आप ऊपर से करेंगे, बाकी लोग जो है जिन्हें उच्च रक्तचाप नहीं है उनको आप नीचे से नहीं पैरों से शुरू करेंगे बाकी लोगों की मालिश। रोगी को अभ्यंग के समय उतना ही दबाव देना चाहिए जितना वह सहन कर सके। ठीक है। अभ्यंग का सामान्य सिद्धांत है कि उष्ण मालिश पैरों के तलवों से प्रारंभ करके हृदय और सिर की ओर लाते हैं। ठीक है, पैरों के तलवों से आप शुरू करेंगे और सिर की ओर लाएंगे। इसमें शिराएं सक्रिय होती हैं, उन्हें अतिरिक्त शक्ति मिलती है, रक्त तेजी से हृदय की ओर जाता है। अभ्यंग का एक सिद्धांत है कि अस्थियों पर अधिक दबाव नहीं पड़ना चाहिए, केवल मांसपेशियों पर ही पड़े। अभ्यंग का सिद्धांत है कि उसका समय 30 मिनट से 45 मिनट तक ही रहे, लेकिन रोगी की दशा को तथा मालिश की विधि के अनुरूप समय निर्धारित होता है। मालिश करने से पहले हथेलियां गर्म कर लेनी चाहिए तथा जाड़ों में तो इस बात का विशेष ही ध्यान रहे। अब हम आगे पढ़ेंगे, देखिए इसकी विधि कि मालिश में की विधि क्या होती है। अभ्यंग की विधि। तालीय हाथ गति मालिश। अभ्यंग के समय सदैव हाथ का दबाव हृदय की ओर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है और शिराएं ऑक्सीजन विहीन रक्त लाती हैं।
जिस अंग में मर्दन करना है उसकी रचना के अनुसार अभ्यंग करने वाला अपने हाथों को ढीला करके ताल गति से हल्की दबावकारी ठोकर देते हुए मालिश करता है। जिस अंग का अभ्यंग किया जाता है उस अंग के आरंभिक स्थान से हाथ चलाने की गति एक रखी जाती है। यह क्रियाविधि शिराओं को उत्तेजित कर रक्त संचार की गति को तेज करती है। विजातीय तत्व मृत अथवा प्रायः कोषाणु रक्त में मिलकर शिराओं द्वारा हृदय में आते हैं, फिर उनका शुद्धिकरण हो जाता है। इस विधि से मांसपेशियों की ऐंठन, चोट की सूजन, नाड़ियों की उत्तेजना कम होती है तथा रोगी को आराम मिलता है और रोगी जल्द ही रोग से मुक्त हो जाता है। थपकी, हाथ के पंजों को तथा हथेलियों को थोड़ा मोड़कर अंगुलियों को अंदर की ओर करके थपकी देते हैं। जिस अंग पर थपकी देनी हो रोगी को ढीला रखने को कहें, वह अपने हाथों को भी ढीला रखे जिससे रोगी को चोट न लगे पर थपकी की आवाज़ अवश्य आए। इस विधि का मुख्य उपयोग पीठ पर ऊपर से नीचे की ओर और अंगों में नाड़ियों के समानांतर पेट पर गोलाकार बड़ी आंत पर दाएं से बाएं की ओर होता है। इस थपकी प्रक्रिया में रोगी को बहुत अधिक आराम मिलता है, रोगी विश्रांति का अनुभव करता है तथा साथ ही साथ रोगी की थकावट दूर होती है। थपकी से मांसपेशियों का तनाव कम होता है, ऊतकों का पुनर्निर्माण होता है। इससे आमाशय, यकृत, फेफड़ा तथा आंतों को भी लाभ होता है। उच्च रक्तचाप तथा अनिद्रा में भी इस विधि से लाभ मिलता है। देखिए, थपकी में हाथ के पंजों और हथेलियों को थोड़ा मोड़कर अंगुलियों को अंदर की ओर करके थपकी देते हैं। मसलना, इस विधि में रोगी की मांसपेशियों को मालिश करने वाला अपनी अंगुलियों और अंगूठे में पकड़कर मसलता है, लेकिन इस प्रकार करने में रोगी को पीड़ा का अनुभव नहीं होना चाहिए। जिस अंग पर मालिश करनी होती है वहां से प्रारंभ होने वाली मांसपेशियों को हल्के से उठाकर मसलते हुए हृदय की ओर ले जाते हैं। इस विधि का प्रभाव मांसपेशियों पर बहुत पड़ता है। मांसपेशियां सबल हो जाती हैं और रक्त का संचार तीव्र गति से हो जाता है। गूंथना, अभ्यंग की यह विधि विशेषकर पीठ, कमर तथा नितंबों पर प्रयोग में लाई जाती है। रोगी को पेट के बल लिटाते हैं, उस पर अपने हाथों का दबाव रोगी की शारीरिक स्थिति के अनुसार डालते हैं। यह कार्य हथेलियों के बीच वाले भाग से किया जाता है। कमर से प्रारंभ करके गर्दन तक दोनों हथेलियों से रीढ़ के दोनों ओर मसलते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ऊपर से नीचे की ओर मेरुदंड पर तथा उसके बाएं दाएं मसलते हुए आते हैं। इस क्रियाविधि से मोटापा कम होता है, वात रोग में लाभ होता है तथा नसों व नाड़ियों के विकार दूर होते हैं। गूंथने की इस प्रक्रिया में इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि रोगी को तेज दर्द न हो, न ही आवश्यक दबाव शरीर पर पड़े। जब भी दबाव दे रोगी से कहें कि वह अपनी सांस बाहर निकालते रहे। घर्षण में क्या करना है? इस प्रक्रिया में मालिश करने वाला अपनी उंगलियों को खुली रखकर हाथों से जल्दी रोगी के अंगों को नीचे से ऊपर रगड़ देते हुए हृदय की ओर बढ़ता है। रोगी के शरीर पर पहले हाथों का दबाव डालते हैं, फिर एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक नीचे से ऊपर की ओर रगड़ते रहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि पीठ का अभ्यंग हो रहा है तो कमर से कंधे तक घर्षण करते हैं। इस क्रियाविधि से ग्रंथियां कार्यशील होती हैं, त्वचा पुष्ट होती है, जोड़ों में सूजन कम होती है, इसलिए जमा वसा कम होता है, रक्त का शुद्ध संचार होता है तथा यह अभ्यंग जोड़ों के दर्द में लाभकारी है। रोगी को इससे मानसिक विश्रांति भी प्राप्त होती है। मरोड़ना, अभ्यंग की यह विधि सावधानी से करनी चाहिए। इस विधि में मालिश करने वाला अपने दोनों हाथों की उंगलियों से गोलाकार शक्ल बनाते हैं, फिर रोगी की वहां पर टांगों को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए गोलाई के साथ घुमाते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। हाथों का दबाव केवल मांसपेशियों पर ही पड़ना चाहिए। यह क्रिया एक साथ एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक की जाती है। उदाहरण के लिए, टखनों से घुटनों तक, घुटनों से जांघों तक, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से कंधों तक। यह क्रिया विधि हाथों तथा पांवों में ही संभव है। इस विधि से नस व नाड़ियों में चेतना आती है, रक्त संचार बढ़ता है, मांसपेशियों में गर्माहट आती है, जिस कारण मांसपेशियां शिथिल होती हैं और उसका दर्द कम होता है। अभ्यंग चिकित्सा का यह अभ्यास कोशिकाओं, ऊतकों व मांसपेशियों में नव जीवन का संचार करता है और हाथ व पैरों में रक्त के संचार का नियमन करता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त अशुद्ध रक्त इस अभ्यास से शिराओं द्वारा हृदय को जाता है तथा महाधमनी द्वारा शुद्ध रक्त का संचार, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, प्रत्येक कोष तक पहुंचता है। रोलिंग, अभ्यंग की इस विधि से पीठ तथा पेट की मसाज की जाती है।
इस क्रियाविधि में मांस को दोनों ओर से पकड़कर बेलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसे हाथों में मांस वैसे ही रहता है, परंतु पिछला मांस आगे बढ़ने पर छूटता जाता है, अर्थात जब तक अगला मांस हाथों में न आए पिछले मांस को नहीं छोड़ते हैं। पेट पर मालिश दाएं से बाएं गोलाई देकर हल्के दबाव में करते हैं। पीठ पर यह प्रक्रिया पेट की अपेक्षा दुगने दबाव से करते हैं। मोटापे को दूर करने के लिए यह विधि बेहद लाभकारी है। अब देखिए खड़ी थपकी। मालिशकर्ता अपने हाथों को अंगुलियों को थोड़ी बंद करके हल्के और तेजी से हाथों को चलाता है। अपने हाथों को ढीला रखता है, पर इसमें तेज आवाज़ आती है। रोगी को इस प्रक्रिया में बहुत लाभ मिलता है। अंगुलियों से ठोकना। इस विधि में मालिशकर्ता खुले हाथों से पंजे से अंगुलियां ढीली रखकर अपनी दोनों भुजाओं को शिथिल करके क्रमानुसार रोगी की मांसपेशियों पर ठोकर देते हैं। फिर है कटोरी थपकी। इस विधि में हाथों के पंजों तथा हथेलियों के से कटोरी रूप देकर रोगी की पीठ, छाती व जांघों पर थपकी देते हैं। यह एक सहज प्रक्रिया है तथा रोगी को क्या करती है, तनाव रहित करती है। मुक्का मार। अभ्यंगकर्ता अपनी मुट्ठी बंद करके पूरे जोर के साथ मारते हैं। अंगुलियों का दबाव ही मांसपेशियों पर पड़ना चाहिए, अतः मुट्ठी नीचे की ओर रखनी होती है। यह क्रिया प्रायः स्वस्थ व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए। रोगी को भी शारीरिक दृष्टि से मजबूत होने पर ही इस प्रकार अभ्यंग करना चाहिए। और अब आता है अभ्यंग के प्रकार। तो क्या कितने प्रकार के होते हैं अभ्यंग, देखिए। एक तो हो गया हमारा ठंडी मालिश। ठंडी मालिश पानी से की जाती है। इस मालिश का उद्देश्य धमनियों की कार्यात्मकता, फंक्शनिंग ऑफ द आर्टरीज की वृद्धि करना होता है। इस कारण से ऊपर से नीचे की ओर मालिश की जाती है। ठंडी मालिश के निम्न नियम हैं। तौलिए को पानी में भिगोकर निचोड़कर उसकी तह बनाकर अंगों पर रगड़ते हैं। जल का तापक्रम 70 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए और पानी को भगोने में भरकर रखें और 2 तौलियों को रखें। एक पानी में डालें, दूसरी का उपयोग करें। बार बार तौलिया बदलते रहें। मालिश के पश्चात रोगी को आधा घंटा विश्राम अवश्य करना चाहिए। रोगी को चादर व कंबल से लपेट देना चाहिए। छाती पर ठंडी मालिश से फेफड़ों को लाभ मिलता है। यह वह अंग खुला रखें जहां मालिश करनी है। हृदय से नीचे की ओर मालिश की जाती है। उदाहरण के लिए कंधों की ओर, पीठ के ऊपरी भाग से कमर की ओर मालिश करते हैं। रोगी का सिर ठंडे पानी से गीला करके पोंछते हैं। ठंडी मालिश से शरीर में स्फूर्ति आती है, धमनियों को अतिरिक्त बल मिलता है और मल व विकार तेजी से समाप्त होते हैं। ठंडी मालिश खुली जगह में नहीं करते हैं। ठंडी मालिश के लिए उपयुक्त समय मार्च से जुलाई का है। ठंडी गर्म मालिश। इस विधि में पहले उस अंग को जिस पर मालिश करनी है गर्म कर लेते हैं। गर्म करने के लिए रबड़ की थैली का उपयोग करते हैं। फिर ठंडी तौलिया करके ठंडी मालिश करते हैं। यह मालिश दुर्बल रोगियों को विशेष लाभ देती है। सूखी तथा पाउडर से मालिश। सूखी तथा पाउडर से मालिश करने की क्रियाविधि एक जैसी है। इसमें मांसपेशियों को धीरे धीरे हल्के से मसलते हैं। इसके अतिरिक्त उन सभी विधियों का उपयोग करते हैं जो तेल मालिश में वर्णित की गई है, परंतु इसमें पाउडर का उपयोग करते हैं। पैरों की मालिश। सामान्य रूप से मालिश का कार्य पैरों से ही शुरू किया जाता है। पहले पैरों की अंगुलियों में तेल डालकर अंगूठे से मालिश करता रगड़ता है, जोड़ों को हिलाता डुलाता है, फिर एक उंगली को पकड़कर खींचता और झटका देता है। तदुपरांत तलुओं पर मालिश की जाती है। इसके पश्चात पांवों पर मालिश होती है। एक गोलाई से मालिश करते हुए जोड़ों पर विशेष मालिश करते हैं। टांगों की मालिश। पहले टांगों में तेल लगाकर घर्षण विधि का उपयोग करते हैं। पूरे हथेलियों का दबाव डालना, टखनों से घुटने की ओर घर्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त थपथपाना, मरोड़ना, मसलना, ऐंठन, थपकी देना आदि सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। घुटने पर विशेष रूप से मालिश की जाती है। टांगों की मालिश लेटने की अवस्था में उचित होती है। हाथों की मालिश। हाथ की हथेली से मालिश प्रारंभ की जाती है। हथेली के ऊपरी भाग को अंगूठे से रगड़ते हुए मसलते हैं। प्रत्येक अंगुली की मालिश पर झटका देकर खींचते हैं। सभी गोलाई से उन्हें रगड़ाई भी करते हैं। कलाई को गोलाकार मसलते हैं तथा हिलाते डुलाते हैं। फिर कलाई से कोहनी तक इसी प्रकार की मालिश करते हैं। बाजुओं पर तेल लगाकर मर्दन तथा घर्षण करते हैं। बाद में गोलाई में मालिश करते हैं तथा मरोड़ते रगड़ते हैं। कंधों पर गोलाकार दबाव से मर्दन करते हैं तथा घर्षण करते हैं। पेट की मालिश। रोगी की मालिश करते समय उसके पेट में भोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रातःकाल पेट की मालिश बहुत
उपयुक्त है। पेट की मालिश करते समय पेट ढीला रहना चाहिए। पेट शरीर का मेन अंग है जिसमें यकृत, प्लीहा, आमाशय, पक्वाशय, क्लोम ग्रंथि, छोटी बड़ी आंत है। पेट पर तेल लगाकर मर्दन करते हैं। सभी विधियों का उपयोग करते हैं जो तेल मालिश में वर्णित है। बड़ी आंत के प्रारंभिक हिस्से से मालिश शुरू करते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं। बड़ी आंत के बाद लीवर की ओर बढ़ते हैं, फिर बाएं मुड़कर आमाशय तक पहुंचते हैं। बड़ी आंत की बनावट के अनुसार मालिश की जाती है। यह दाईं तरफ से पेट के निचले कोने में होकर यकृत के नीचे होते हुए आमाशय की तरफ बढ़ते हैं। वहां से दाईं तरफ नीचे जाती है, फिर थोड़ा दाएं हटकर ऊपर को उठती है। तदुपरांत दाएं से मुड़कर नीचे को गुदा में जा मिलती है। नाभि एक महत्वपूर्ण स्थिति है जहां पर मालिशकर्ता अपना हाथ रखता है। वहीं से दाएं से बाएं चक्राकार घुमाते हुए धीरे धीरे इस चक्र को बड़ा करता जाता है। 4-5 बार करने के बाद घर्षण देकर पेट की मालिश करता है। छाती की मालिश, छाती पर तेल लगाकर बगलों की तरफ से मांसपेशियों को, उसके बाद एक एक पसली को मलते, रगड़ते, घर्षण करते, थपथपाते हैं। हृदय पर गोलाकार मालिश करते हैं। कंपन, झपकी, कटोरी, थपकी सभी का प्रयोग करते हैं। गले की मालिश सावधानी पूर्वक करनी चाहिए और अंगुलियां एक तरफ तथा अंगूठा एक तरफ करके ऊपर से नीचे थोड़ा दबाव देकर मालिश करते हैं। कंधों पर दबाव अधिक देकर मालिश करते हैं। पीठ में मेरुदंड होता है जो स्नायु का प्रमुख अंग है। पीठ की मालिश इसी कारण महत्वपूर्ण है। इस प्रकार करें हम मालिश। पीठ पर तेल लगाकर कमर से ऊपर हृदय की ओर मसलते, रगड़ते, घर्षण करते हैं। इस प्रकार कंधों से हृदय की ओर, ऊपर से नीचे की ओर मसलते, ऊपर से नीचे की ओर हृदय तक मसलते, रगड़ते तथा घर्षण करते हैं। मेरुदंड पर ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर मसलते, घसलते, मेरुदंड पर ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर मसलते, मलते तथा घर्षण देते हैं। ठीक है। अब देखिए जो हमारे अभ्यंग है उसका क्या लाभ है। लाभ देखिए, पाचन तंत्र जो है हमारा सामान्य रहता है तथा उसका संवर्धन होता है। कंकाल तंत्र पर भी इसका अच्छा प्रभाव है। अस्थियों को शक्ति मिलती है। कंधे, गर्दन, मेरुदंड, पीठ, रुधिर नलिकाएं, स्नायु सभी को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। स्नायु को उत्तेजना प्राप्त होती है तथा वे सक्रिय होते हैं। रक्त तथा लसिका संचार में वृद्धि होती है। पसीने तथा मूत्र के द्वारा विजातीय द्रव्य शरीर से बाहर निकल जाते हैं। त्वचा के कार्य में वृद्धि होती है। प्रतिरक्षा संस्थान मजबूत होता है। आंतरिक अंगों और ऊपरी अंगों में रक्त संतुलित रूप से संचालित होता है। पक्षाघात, पोलियो, सिर दर्द और तनाव से मुक्ति मिलती है और मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है। रक्त भार तथा हृदय गति को कम कर सकते हैं। मालिश को एंडोर्फिन्स का टॉनिक की वृद्धि करता है जो कि प्राकृतिक कष्ट निवारक का काम करता है। अभ्यंग को शरीर की पुष्टि, कोमलता व रक्त संचार का नियंत्रक माना गया है। बाणभट्ट जी हमारे, उन्होंने ये लाभ बताए हैं। पहला अभ्यंग के जराहर, शरीर से जर अर्थात रोग पीड़ा को हरने वाला। श्रमहर, अत्यधिक श्रम करके जब मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, कोशिकाएं व ऊतक शिथिल हो जाते हैं तो अभ्यंग से उन ऊतकों को नवजीवन मिलता है। कोशिका का पुनर्निर्माण होने लग जाता है और मांसपेशियों का जो रक्त है वो दूर होने लगता है। मांसपेशियों का दर्द दूर होने लगता है और वायु विकार नाश हो जाता है। ठीक है। दृष्टि प्रसाद कर यानी दृष्टि विकार दूर होते हैं। आयु पुष्टिवर, नियमित अभ्यंग से आयु में भी क्या होती है, हमारी वृद्धि हो जाती है। निद्रा जनन, अभ्यंग से क्या होता है, हमारी निद्रा भी जो होती है वो नियमित हो जाती है और सारे रोग निद्रा जन्य सारे रोग दूर होते हैं। आलस्य दूर होता है, शरीर में नई ताजगी आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संक्षेप में अभ्यंग वायुनाशक, शरीर को पुष्ट करने वाला, सभी तंत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला, निद्रा लाने वाला, शरीर को दृढ़, मजबूत एवं संतुलित करने वाला होता है। अभ्यंग के लिए योग्य अयोग्य व्यक्ति सामान्यतः सभी प्रकार के रोगियों के लिए लाभकारी है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं करें अभ्यंग। अष्टांग संग्रह में कहा गया है, कफ दोष से पीड़ित रोगी में वमन, विरेचन आदि संशोधन कर्म के पश्चात तथा अजीर्ण रोग में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अर्थात नवज्वार पीड़ित, अजीर्ण पीड़ित, वमन विरेचन निरोह किए हुए, संत प्रणजन्य रोग, इन अवस्थाओं में अभ्यंग करने से वे रोग कष्ट साध्य हो जाते हैं, अग्निमान हो जाता है तथा संत प्रणजन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपरोक्त रोगों के अलावा हर प्रकार के रोगी के लिए अभ्यंग लाभकारी है।
नित्य प्रति अभ्यंग शिरा मुखों तथा रोमकूपों से धमनियों को तृप्त करता हुआ स्नेह शरीर में बल उत्पन्न करता है। आयुर्वेद कहता है कि चोट अग्नि से दग्ध, तेज औजार की चोट और घर्षण से लगी चोट की पीड़ा को नष्ट करता है। जिस प्रकार वृक्ष के अंकुर जल से सिंचन करने पर बढ़ते हैं, उसी प्रकार तेल अभ्यंग से सिंचन करने पर धातुओं की वृद्धि होती है और सभी तंत्रों से संबंधित हमारे जो विकार वो जाते रहते हैं।